हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है और मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैंने अपने जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का, वो मैंने पार्ट 1 तो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और ये अपने 11th क्लास की, ठीक है। 12th क्लास का क्या किया, मैंने पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है और मैंने 11th क्लास का शुरू कर रही हूँ। 11th क्लास में मैंने जब सब सिलेबस बताया था, मैंने उसी टाइम बता दिया था आपको कि मैं कौन सा पार्ट शुरू करने वाली। मैंने बोला था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी स्टैटिक्स वाला पार्ट शुरू करने वाली। उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है, परिचय है। कौन सा बोला था, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बोला था। चालू करने वाली लेसन कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं कुछ लिखूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप ये है ना स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, पर स्क्रीनशॉट के भरोसे मत बैठना। आप, मुझे पता है कि स्क्रीनशॉट वाले बाद में लिखते नहीं है, बस यूँ होता है कि हम फोन से पढ़ लेंगे, और वो फोन से पढ़ते भी नहीं है। फोन से क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो उनके कोई ऊपर या मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, कुछ भी हो गया तो उसमें चले जाएंगे और वो ही करने लग जाएंगे बाद में, और फिर इनका दिमाग यहाँ से निकल जाएगा। फिर बाद में क्या सोचेंगे, वो हमारा लिखना रह गया। तो इससे अच्छा ही है कि मैं पढ़ते जा रही हूँ, एक लाइन दो बार पढ़ूंगी, तो आप मेरे साथ ही लिखते चले। मैं जिस तरीके से वापस पढ़ा रही हूँ, तो आप एक एक टॉपिक बोलते हुए लिखते हुए चले, ताकि आपके क्या माइंड में चलता रहे। और ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बोला लेने के लिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ लिखा हो और मैंने मिटा दिया और आपके लिखना रह गया हो, तो आप उसकी हेल्प से वापस देख सको। और कोई रीज़न नहीं है, आप ये नहीं सोचो कि ठीक है मैम ने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया, हम भी बाद में क्लास अटेंड करेंगे या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ही ले लें फिर बाद में लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो लिखते हुए चलता है साथ में, और साथ में मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ते हुए चलेगा, वही बच्चा उसको प्रॉपरली कर सकेगा। नहीं तो कोई और तो कर ही नहीं पाएगा, वो बाद में सोचेगा कि ये क्या है, वो नोट्स लिखने वाला ही नहीं है। और कोई भी हो वो फिर पूरी क्लास भी अटेंड नहीं करेगा, क्लास भी आधे अधूरे में छोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब रेगुलर क्लास लो और सही तरीके से लो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि आपका भी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। अगर आपको पता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो एक तो उस वीडियो को 2 बार देखो, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है कि आपको भी लगता है कि ये मैम ने सही तरीके से नहीं समझाया, तो आप मेरे को वो टॉपिक वापस से बता दो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उस टॉपिक को वापस समझा दूँगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आज आपको परिचय यानी अपने कौन से सब्जेक्ट से चालू किया, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी स्टैटिक इन इकोनॉमिक्स में चालू किया। और फर्स्ट चैप्टर है अपना परिचय इंट्रोडक्शन। मैंने आपको ये भी बता दिया था, अगर आपको दूसरा पार्ट पढ़ना हो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, या तो फिर मैं ना पहले इस बुक को कंप्लीट करवा दूंगी या फिर उस बुक को बाद में कंप्लीट कराऊंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 चैप्टर इसके लेके चलूँ, 2 चैप्टर उसके लेके चलूँ। आपको जिस तरीके से सूटेबल लगे आप मेरे को बता देना मैसेज में, तो मैं उस तरीके से लेके चलूँगी, ठीक है। सबसे पहले अपने हैं स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स। क्या है स्टैटिक्स, और मैंने जो 12th क्लास में जो सिलेबस चालू किया वो किसका किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का किया है मैंने उसमें भी, ठीक है ना। तो आप उसको भी एक बार देख लेना अच्छे से, एक वीडियो। सबसे पहले है यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। अगर कोई एएसओ की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए क्या आएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, ये आएगा। और विश्व में कौन थे, विश्व में जिसने 12th क्लास की अटेंड की होगी उसको बता के रखा है मैंने, ठीक है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए है, और एएसओ वालों के लिए रिवाइज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। एडम स्मिथ। और अपने जो 11th क्लास में है वो कौन है, आधुनिक अर्थव्यवस्था, वो विश्व के जनक थे, ठीक है ना। जो जिसने भी अब है ना एएसओ के लिए क्लासे ले रहा है उसके लिए बोल रही हूँ, वो विश्व के थे। और ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है, किसके हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है अल्फ्रेड मार्शल। जनक को क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। कौन है, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं, कौन खरीद रहा है, वस्तुएं हम खरीद रहे हैं। मैंने ये छोटे छोटे वर्ड्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के रखा है तो आपको वापस से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक वर्ड के हिसाब से, आप अगर बच्चा लिखने वाला हो तो 1 पेज लिख सकता है, आधा पेज लिख सकता है, 2 पेज लिख सकता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी एग्जाम पेपर देते हो, जैसे अपने कॉलेज के एग्जाम दो या फिर अपने स्कूल के एग्जाम दो, तो आप क्या करो, उस एग्जाम्पल में पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, या फिर उसके कोई अर्थशास्त्री हो तो उसको लिखो। उसके बाद क्या करो, उसकी डेफिनेशन लिखो। उसके बाद एक एग्जाम्पल ऐसा दो जो उसमें आ जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो सामने वाला भी देख के आपका पेपर से इम्प्रेस होगा, तो आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है।
इसलिए अगर उसमें डेफिनेशन पूछी, आपने सिर्फ डेफिनेशन दे लिख दी और उसके ऊपर नीचे वाला कुछ नहीं लिखा, तो वो भी उसके हिसाब से नंबर देगा आपको, ठीक है। और कोई भी लिखता है, अगर कोई भी डेफिनेशन लिखता है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि किसी बच्चे को परफेक्ट याद हो जाए, या कोई होगा जो रट्टा रट्टा बुक पढ़ने वाला होता है, उसी को है ना जो डेफिनेशन होती है वो परफेक्टली याद होती है। और जो समझकर बच्चा पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है कि उसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता है। तो बनाने की कोशिश में क्या देखता है कि उसको बना तो लेता है, बट ऊपर वाला लिखता नहीं है। और जो किताबी कीड़ा होता है वो क्या करता है, जिसने किताब का ही रट्टा मार के रखा हो, वो उसको पूरा का पूरा उसी के तरीके से लिखता है और उस बच्चे को, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। अगर कोई बच्चा समझ के अच्छे से लिखना चाहता है तो सबसे पहले क्या करें, अगर किसी की डेफिनेशन पूछिए तो अर्थशास्त्र के मतलब जनक है तो उसके बारे में कोई लिखे। उसके बाद आप चलो आगे चलने के बाद आप लिखो उसकी डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बस खत्म। उसके बाद क्वेश्चन खत्म करो, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता था इस तरीके से लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। 2 में से 2, कोई भी आपका 1 नंबर भी काट नहीं सकता, आधा नंबर भी नहीं काट सकता है। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं, क्या है, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। When we buy things, then we are called consumer। क्या कहलाते हैं हम, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं। कौन खरीद रहा है, हम खरीद रहे हैं वस्तुएं, तो हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब कौन कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको एएसओ के लिए एग्जाम में क्या आ सकता है। अल्फ्रेड मार्शल कौन थे, एक तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये वाला। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से एक भी आ जाए तो आपके लिए अच्छा है, 1 नंबर कहीं नहीं गया आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका। जब हम वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, क्या कर रहे हैं, बेचते हैं। किसके लिए बेच रहे हैं, अपने स्वयं के लिए बेच रहे हैं, ठीक है। मेरे को अगर अपन कोई बिजनेस करते हैं तो अपन को क्या सोचते हैं, अपन को प्रॉफिट होगा इसीलिए बेचते हैं अपन, तो वो क्या कहलाते हैं, विक्रेता कहलाते हैं। जो बेच रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, विक्रेता। और जो खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रही थी कि हम वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तो क्या कहलाते हैं, विक्रेता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विक्रेता, मतलब सेलर कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम वस्तुओं को खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला भी होगा, खरीदने वाले को क्रेता क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं। क्रेता मतलब होता है बायर्स, क्या बोलते हैं, बायर्स बोलते हैं, मतलब वो बाय कर रहा है सामान, ठीक है। अब जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं तो हम उत्पादक कहलाते हैं। क्या कर रहे हैं, हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, उत्पादन मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, या प्रोवाइड सर्विस, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। अब किसी ने हमें काम पर रखा है और उसके बदले में हमें वो मजदूरी या वेतन देता है। अगर आप ही कहीं काम पर जाते हो या फिर आपके पापा हो कि किसी के भी जॉब मतलब नौकरी करते होंगे तो उनको कुछ सैलरी मिलती होगी, या फिर आपके दुकान पर ही किसी को आपने काम पर रखा होगा तो उसको पैसे देते हो, मजदूरी देते हो उसके काम के बदले में, तो वो क्या कहलाता है, कर्मचारी कहलाता है। अपने लिए वो क्या है, कर्मचारी, ठीक। एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय, उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, सैलरी या वेजेस, मजदूरी या वेतन, ठीक है। जब हम भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, भुगतान लेकर, क्या लेकर कर रहे हैं, भुगतान लेकर, तो वो क्या कहलाते हैं, नियोक्ता। इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे डॉक्टर पैसे लेता है अपन से, वकील है, डॉक्टर है, वकील है। जब हम भुगतान लेकर, जैसे मैंने भुगतान लिया, ठीक है, अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करना। अभी मैं एक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है मैं, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को सेवा तो प्रदान कर रही हूँ मैं, पर उसके लिए भुगतान ले रही हूँ, उसका फीस लेती हूँ, ट्यूशन फीस। आप ऐप पर भी पढ़ने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको सेवाएं तो मिल जाती है, हर एक क्लासेस मिल जाती है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, पर आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वही। तो उसमें डॉक्टर है, वकील है, आ गया। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, ये टॉपिक है अपना, उसके अंतर्गत मैं इसमें समझा रही हूँ, लिखने लायक आप समझ के खुद लिख लेना, ऐसा है नहीं मैं रट्टा मट्टा हर चीज़ याद करवाऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको समझ के लिखनी होती है, ठीक है ना। बिना दिए कुछ प्राप्त नहीं मिलता। अगर
आप खुद जाओ, अगर आपको एजुकेशन ही चाहिए तो आपको उसके लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओ, यूँ लगता है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में 500 ऐसा कुछ होगी जो फीस अपन को देनी पड़ती है, उसके बाद ही अपन को एडमिशन मिलता है, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलता। अपन को अगर कुछ सामान भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भी अपन को पैसे देने पड़ते हैं। अगर अपन को कुछ खाने का चाहिए तो भी अपन को पैसे देने पड़ते हैं। अगर वही आपको किसी की सेवा चाहिए, डॉक्टर के पास जाना, आपकी हेल्थ खराब हो गई तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ भी हो आपको पैसे देना ही है। बिना पैसे दिए या बिना कुछ दिए, या फिर पहले जमाने में क्या होता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो सामने वाले को भी ये चीज़ चाहिए होगी, तो मैं उस चीज़ के बदले में उससे वो ले लेती थी। जैसे पहले मुद्रा नहीं चलती थी, पैसे नहीं चलते थे ना, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं आपको। अगर मेरे को चावल चाहिए, ठीक है, और मेरे पास है गेहूँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जिसको गेहूँ चाहिए होगी और उसके पास चावल होंगे, तो मैं उस गेहूँ को उसको दे दूंगी और उसके बदले में चावल ले लूंगी। तो तब भी कुछ ना कुछ देना पड़ता था, तब जाके किसी को कुछ मिलता था, ऐसे तो कुछ मिल नहीं जाता था। तो अभी क्या है कि अपन को पैसा है, अपने पास पैसे हैं तो अपन कोई भी चीज़ देंगे, मतलब पैसे देंगे तो अपन को वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिना दिए कुछ नहीं मिलता, तो वही और कुछ नहीं। आप इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप बहुत सारा चीज़ बता सकते हो। जैसे हाँ, एक है ना, पहले देखा आपने अलादीन का चिराग था, सीरियल देखा होगा, वो कुछ भी मांगता था आपको मिल जाता था, मतलब उसको घिसता चिराग पर तो उसको वो चीज़ें मिल जाती थी, वो जिसकी भी मांग करता। पर अपने इस बार ऐसी जिंदगी अपनी नहीं है कि अपन को इसके बदले में मतलब अपने कोई अलादीन का चिराग हाथ में लग जाए। अपने लिए अलादीन का चिराग क्या है? पैसा है। पैसे हैं अपने पास तो अपने जो भी चीज़ चाहिए होगी वो अपने को मिल जाएगी। अगर अपने पास पैसा नहीं है तो अपन को कुछ भी चाहिए होगा, अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। बिना पैसे के तो कोई लोग पूछता ही नहीं है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही अब भी अलादीन का चिराग क्या है? पैसा, मनी है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट। पहला क्या है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उत्पादन का मतलब होता है उपभोक्ता के लिए कौन सी या किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाए। मतलब उत्पादन, अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके की वस्तुओं को प्रोडक्ट करना चाहिए ताकि लोग उनको खरीद लें, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है। उपभोग का मतलब होता है प्रोडक्शन। व्यक्ति अपनी निश्चित आय के आधार पर, क्या निश्चित आय, अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी आय निश्चित होगी, निश्चित आय के आधार पर देखता है, क्या देखता है, और उस हिसाब से वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं को चुनता है या खरीदता है। अगर मेरी इनकम कम है, मेरी सैलरी चलो 500 रुपये, ठीक है, एक बार 500 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया मैं आपको, और उसके बाद मेरे को है ना क्या चाहिए, जिससे मेरे को एक ड्रेस पसंद आ गई और वो ड्रेस है 1000 रुपये की। अगर मेरी इनकम आए ही, मेरे पास जो धन है, मेरे जेब में मेरे पास पैसे हैं, वो 500 रुपये में 1000 रुपये की ड्रेस ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। तो मैं उसी के हिसाब से क्या करूँगी, 500 रुपये के अंदर अंदर जो कपड़े आ जाए मैं वो खरीदने की कोशिश करूँगी। तो वही दिमाग में कितनी अपनी आय है उसके आधार पर वो चीज़ें खरीदता है, ठीक है ना। उपभोग करता है, खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, बाय कर रहा है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक पहुंचाना, क्या पहुंचा रहा है, वस्तु पहुंचाना। वितरण का मतलब यही है कि लोगों तक वस्तु पहुंचाना, किस तरीके से लोगों उस वस्तु के बारे में जाने और उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो। वितरण करना पड़ेगा पहले अपन को, पहले एडवर्टाइजमेंट चलता था, ये सारी चीजें चलती है, वितरण के लिए चलती, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई तो लोग खरीदेंगे अपने पास से आके, तो वही वितरण पहुंचाना, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय या कुल आय कहाँ से प्राप्त होती है? देश में उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या था, ये मैंने बताई थी डेफिनेशन। उत्पादन के लिए कौन सी, किस प्रकार की वस्तु खरीदे, जो भी अपन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपनी कोई इंडिया की है, इंडिया में क्या मसाले बहुत सारी चीजें ज्यादा उगते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन होता है उनका, तो वो क्या करते हैं कि ये चीज अपन दूसरे देशों में बेचते हैं तो उससे अपन को आय जनरेट होती है, तो वही अपनी होती है राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश से कर रहे व्यापार, या कुल आय,
जो देश के उत्पादन से प्राप्त होती है, जो हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है उससे हमें क्या मिल रही है, आय मिल रही है, तो उसके लिए, ठीक है। नेशनल इनकम और टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन इन कंट्री, ठीक है। अब अपन ने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बाकी है, मैं पहले अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखवाऊंगी। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग होती है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ले लिया, अब मैं इसको हटा दूँ। मैंने कहा था कि मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा पहले बता देती हूँ ताकि आपको पता चले अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी क्या है। मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब अर्थशास्त्र, मैंने यहाँ पे अर्थशास्त्र एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है। आपको क्या बता रही हूँ, अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र मतलब देश, ठीक है, देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करके उनका विश्लेषण निकाला जाता है। क्या किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है उसको पूरा, ठीक है। क्या किया जा रहा है, पहले तो एक राष्ट्र को देखा जा रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, फिर उसके आधार पर यह देखा जा रहा है कि अब जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, देश की अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, वो सारी चीजें देखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब सबसे पहले अपने जो सांख्यिकी आती है, सांख्यिकी में क्या आता है, सांख्यिकी आंकड़ों पे डिपेंड होती है। आंकड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेटा कहा जाता है। एक डेट अलग होती है, एक डेटा अलग होता है, ठीक है ना। डेट की मीनिंग अलग है और डेटा की मीनिंग अलग है। डेटा की मीनिंग ये डी है, ठीक है। मैंने जो बोली थी वो भी डेट की बोली थी। ये डेटा, आंकड़े मतलब क्या होता है, डेटा। अब विश्लेषण मतलब होता है एनालाइज, एनालाइज का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। अब यहाँ पर आया था विश्लेषण, अपने आया था ना, विश्लेषण का मतलब था व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। किस चीज को किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, ये सारे रीजन बताना आपने। अब सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या बता रहा है, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण क्या है, एकत्रीकरण। एकत्रितकरण का मतलब होता है किस तरीके से आंकड़े एकत्रित किए गए, किस तरीके से आंकड़े लाए गए, ये सारी चीजें, ठीक है। और प्रस्तुतिकरण, पहले तो आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा, एकत्रित नहीं होंगे तो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा क्या सीधा। अगर मेरे पास किसी चीज का अता पता ही नहीं है और मैं उसको ही बोलूंगी सीधा प्रस्तुत कर लो, तो तुम कैसे करोगे। अगर ये चैप्टर है, चलो इस चैप्टर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं इस चैप्टर को समझा सकती हूँ क्या। अगर चलो इस चैप्टर के बारे में मुझे ये थ्योरी नहीं पता या फिर मेरे को इतना सब कुछ पता ही नहीं, एक भी पॉइंट भूल गई, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो प्रॉब्लम वहीं आती है अपने, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एकत्रित करना होगा। अपन किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं उससे पहले क्या उसके नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के फिर उसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सीधा नोट्स, बिना नोट्स बनाए उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर बिना नोट्स बनाए प्रस्तुत कर भी दिया तो उसमें क्या कमियां रह जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए पहले प्रस्तुतिकरण, पहले उसको एकत्रित किया जाता है, क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। अब मैं पूरा चैप्टर होता है, पूरा चैप्टर अपने 4 या 5 पेज का होता है, तो उसमें बिना नॉन स्टॉप जैसा लिखा है वैसा पढ़ा नहीं सकती, वैसा पढ़ा भी दिया तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा उसमें कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो तो समझ में ही नहीं आएगा। मैंने पार्ट पढ़ा वैसा का वैसा पढ़ लिया, अब मैं इसमें छोटे छोटे पॉइंट निकाल के आपको बता रही हूँ कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, तो आपके क्या दिमाग में रहेगा। आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ने से अच्छा ये समझो कि मैं 3 पेज के नोट्स से, 2 पेज के नोट्स से, जो भी आपके पेज के नोट्स बने इतना पढ़ लेते खत्म हो जाता। वो 4 पेज के नोट्स क्यों कौन पढ़े, अगर मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना समझ में आ गया तो मैं आगे और भी बना लूंगी, ये होता है सबके मन में। तो क्या पहले सबसे पहले क्या करना है, सांख्यिकी का संबंध किससे होता है, आंकड़ों से होता है। मैंने अभी बोला सांख्यिकी का संबंध किससे होता है, आंकड़े। आंकड़ों का मतलब क्या होता है, डेटा, ठीक है। में एकत्रीकरण, किस तरीके से एकत्रीकरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण, फिर उनका विश्लेषण। मैंने प्रस्तुत तो कर दिया, अब कोई डाटा खराब होता है, खराब क्यों है, तो उसका विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालाइज करके क्या होता है, व्याख्या करना होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन देना होता है उसका कि खराब है तो क्यों है, अच्छा है तो क्यों है, ये सारा विश्लेषण के अंतर्गत आता है। से है या ये आंकड़ों
आंकड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं, या तो भौतिक शास्त्र से हो सकते हैं, या समाज शास्त्र से हो सकते हैं, या मनोविज्ञान से हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये यहीं से, अलग अलग जगह से हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब सांख्यिकी में कौन कौन सा आंकड़ा आते हैं, एक तो मात्रात्मक आंकड़े आते हैं और एक गुणात्मक आंकड़े आते हैं। मात्रात्मक को संख्यात्मक लिखा क्या, नहीं लिखा। मात्रात्मक को क्या बोलते हैं, संख्यात्मक आंकड़े भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संख्यात्मक आंकड़े। नंबर्स फैक्टर्स, ठीक है। मात्रात्मक आंकड़े भी बोला जाता है, या तो संख्यात्मक आंकड़े बोलो या मात्रात्मक बोलो, दोनों एक ही है। जो अपने संख्यात्मक आंकड़े और मात्रात्मक आंकड़े क्या है, दोनों एक ही है, दोनों को ही संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मात्रा के रूप में बताया जाता है। और गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें मात्रा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, नंबर होते, लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर या संख्या में होते हैं। किसमें होते हैं, संख्या में, जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक है। अब गुणात्मक आंकड़े में क्या होता है, गुणात्मक आंकड़े में क्या होता है, जैसे सुंदरता को मापा जाता है क्या, सुंदरता है, ईमानदारी है, सुंदरता है, ईमानदारी, इसको मापा नहीं जा सकता। संख्यात्मक आंकड़े में क्या होता है, इन्हें मापा जाता है, ठीक। अब along with quantity data is also used in economics। सांख्यिकी को वापस मात्रात्मक को वही बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बोला था अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक बताया था, और अब यहाँ पर आ रहा है सांख्यिकी के जनक। पहले तो जो एएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपके एएसओ में मात्रात्मक आंकड़ों और संख्यात्मक गुणात्मक आंकड़े कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो अर्थशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं, मात्रात्मक और संख्यात्मक, गुणात्मक, ठीक है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं अपने, कितने बन सकते हैं, दो। पहले अब यहाँ पर सांख्यिकी के जनक कौन है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, दो क्वेश्चन। सांख्यिकी के जनक कौन है पहले तो, और गॉडफ्राइडर क्या है, गॉडफ्राइडर अकेनवॉल किसके जनक थे, सांख्यिकी के जनक थे। सांख्यिकी के जनक कौन है, गॉडफ्राइडर अकेनवॉल, ठीक है। अब अंग्रेजी भाषा में उत्पत्ति, ये भी तीन क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने अभी तक आपको पढ़ा है सांख्यिकी, अपनी जो स्टैटिस्टिक चल रही है, स्टैटिस्टिक में मैंने अभी तक आपको ऐसे ना एएसओ वालों के लिए मैंने एक ही टॉपिक में मैंने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए होंगे जो आने वाले हैं। पहले तो सांख्यिकी के जनक कौन है, गॉडफ्राइडर एकेनवॉल, और गॉडफ्राइडर एकेनवॉल कौन थे, गॉड, ठीक है, सांख्यिकी के जनक थे। एक क्वेश्चन हो गया अपने। अब अंग्रेजी में स्टैटिक्स की उत्पत्ति 3 से हुई है, एक तो स्टैटिक और एक स्टेटस और एक स्टैटिका, ठीक है। ये तीन, एक जर्मनी भाषा में, एक लैटिन भाषा में, एक इटालियन भाषा में। अगर ये पूछ ले कि जर्मनी भाषा में कौन थे, लैटिन भाषा में कौन सा वर्ड यूज हुआ और इटालियन भाषा में कौन सा यूज हुआ, यूं करके तीन, या फिर ये तीनों नाम दे देंगे आपको, फिर ये वाला पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। कौन से होते हैं, संख्यात्मक आंकड़े को क्या बोलते हैं, मात्रात्मक आंकड़े भी बोलते हैं। इसमें कौन से होते हैं, नंबर और संख्या होती है। गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं, जिन्हें मापा नहीं जाता, सुंदरता, ईमानदारी। अब वैसे ही आज ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको इस चैप्टर में हो कि कोई टॉपिक ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो।